आदाब। आज हम आपसे इसलिए मिले कि आज शेख साहब की 120वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वो आज ही के दिन 1905 में पैदा हुए हैं, दिसंबर में। उस वक़्त 1905 में एक अहम हिंदुस्तान या भारत में एक मामला हुआ, वो वेस्ट बंगाल में हुआ, जिसको हम बंगाल बोलते थे। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को उनको ईस्ट बंगाल दिया और वेस्ट बंगाल जो कि पॉपुलेटेड था विद हिंदू मेजॉरिटी। तो ये एक उस वक्त का एक अनोखा चीज था, क्योंकि उस वक्त ही उन्हीं दिनों शायद, अगर आप देखेंगे, अगर हम वापस जाएंगे 1860 में तकरीबन, बड़े जो बंगाली जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनमें बड़े मशहूर थे नवा गोपाल मित्रा, और दूसरे थे उनके जो उस्ताद थे राज नारायण। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था टू नेशन थ्योरी का, और उनका यही कहना था कि ये जो हिंदू रेस है ये एक सुपीरियर रेस है, और मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस ये इंफीरियर है, क्योंकि एक तो इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, या ऐसा कहते थे वो कि ये इब्राहिमिकल रिलीजन्स है, और इसलिए वो दोनों को दुश्मन मानते थे। मुसलमानों को फर्स्ट दुश्मन और क्रिश्चियनों को सेकंड दुश्मन मानते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है यहां कि उस वक्त ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो दिया था, मैंने आपको बोला, हालांकि 1905 में जो इन्होंने डिवीजन किया था अंग्रेजों ने, उस वक्त इसका उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। उन्होंने जो डिवीजन किया, फिर उसके बाद 6 साल के बाद वापस कर दिया, और उन्होंने इस चीज को लेकर किया था डिवीजन। उन्हें बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता है इतना बड़ा रीजन करने में। इस बट द कॉन्सेप्ट वाज, जो इंटरनल कॉन्सेप्ट था वो यही था, टू नेशन थ्योरी वाला, जो मुसलमान मेजॉरिटी एरिया अलग करना और हिंदू मेजॉरिटी एरिया अलग करना, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल बना। और अल्टीमेटली 6 साल के लिए ये सारा सिलसिला चला, और 6 साल के बाद इसको वापस मिलाया गया और वो एक ही यूनिट बन गया, बंगाल। मगर ये मैं इधर ये कहना चाहता हूं इसलिए कि ये जो सीड था टू नेशन थ्योरी का, ये देखिए, ये जो थे राज नारायण बासु एंड नाबा गोपाल मित्रा, ये इन्हों का कंसेप्ट दिया हुआ था। दे वांटेड टू क्रिएट अ हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी इन भारत, इन इंडिया। तो आप देखिए, ये 1860 की मैं बात कर रहा हूं या 1870 की बात कर रहा हूं मैं ये, और उसके बाद ये उभरता गया। आप देखिए 1925 में जो कॉन्सेप्ट फिर दिया था सावरकर ने, ये जो विनय दामोदर सावरकर, उसने दिया था, और उसके बाद एम एस गावलकर, गावलकर के बाद ये बीके हेगड़े जैसे लोग, और उसके बाद तिलक जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने ये फॉरवर्ड कर दिया। और टू नेशन थ्योरी को आप देखें, आपको ये भी पता हो, जो एम एस गवलकर था वो कश्मीर भी आता था, वो 1931 में भी था, अब 1944 में भी आया था यहाँ कश्मीर, जो पर्टिकुलरली कश्मीर, बिकॉज दे वांटेड टू have Kashmir into India so that they can make it a Hindu in this part of Hindu territory, और जो कि उस वक्त था ये पार्ट ऑफ, ये अलग एक कंट्री थी, बट इट वाज रूल्ड बाय हिंदू महाराजा कॉल्ड महाराजा हरि सिंह, जिसको बोलते थे, वो हिंदू डोगरा रूलर था। तो उस वक्त तो हिंदू रूल था यहाँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, अगर कोई मुसलमान हिंदू बनता उसको प्रिविलेजेस मिलते, अगर वाइसी वर्सा होता तो उसको सजा मिलता। और शेख साहब ने जो अवेकनिंग की 31 में आफ्टर अब्दुल कदीर, जो कि सेडिशन चार्ज में सेंट्रल जेल में थे,
और 13th ऑफ जुलाई 1931 में जो गोलियां चली या फिर वहां वायलेंस हुई, तो उसके बाद जो 22 लोग मारे गए और उसके बाद अपराइजिंग डिफरेंट तरीके में हो गई। और यहां उस वक्त भी आप देखिए आरएसएस वाला बीएस मोजी था, एक बड़ा जबरदस्त एक कट्टरपंथी हिंदू था, वो होता था मुल्तान में। वो मुल्तान से मदद करता था महाराजा हरि सिंह को, प्रेस के सूरत में ये जो इंग्लिश प्रेस था वहां मदद करता था उसका, ये बताने में। खैर ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो इंटरनल यहाँ मामला था, शेख साहब ने एक अवेकनिंग कर दी 31 से लेकर 38 तक। ये इनका एक मन बदल गया और इन्होंने लेफ्टिस्ट लीनिंगली, जो कि इन्फ्लुएंस था ये जो नेहरू था उसके इन्फ्लुएंस में आके, इसने अपनी पार्टी को चेंज कर दिया। जैसे वहां उस वक्त थे पीएन बजाज थे, वो भी ही आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिम। जैसे डीपी दर साहब थे, उन्होंने भी उनको इन्फ्लुएंस किया। अल्टीमेटली इन्होंने बदल दिया नाम अपनी पार्टी का, जो पार्टी बेसिकली थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसको बना दिया इन्होंने 1938 में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये सेक्युलर टाइज देना चाहते थे। हालांकि अगर आप अंदर से जो सिमरिंग था लोगों में, वहां हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, सेंटिमेंट्स जो अंदर से उभर रहे थे वो यही था कि हिंदू राष्ट्र बनाने का। बहरहाल ये तो अपने अपनी, हर एक को अपनी अपनी राय है, अपना अपना सोच है। तो अब मैं ये कहता हूं कि जो शेख साहब का बेसिकली मन था, वो मन यही था कि ही फॉट अगेंस्ट द हिंदू डोगरा रूलर कॉल्ड महाराजा हरि सिंह, या डोगरा रूल था, ऑटोक्रेटिक रूल था। मगर आप बदकिस्मती कहिए या सोच की कमी कहिए, लोगों से जिसको प्यार हो वो उनके लिए वो दूर अंदेश होता है, उनके लिए अच्छा ही सोचता है। बहरहाल मुझे ये पता नहीं, हम इस पे डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि शेख साहब को दिल में एक्चुअली था क्या मन में, मगर इतना तो ज़ाहिरी जो हमको लगता है कि ज़ाहिरी तौर पे अल्टीमेटली उनको उनकी इंक्लिनेशन थी हिंदुस्तान के साथ रहने की। और जब सारा बरेज़म में चेंज आ गया, कोलैप्स हो गया ये ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद कोलैप्स हो गया सारा, और जो प्रिंसली स्टेट से अल्टीमेटली आपको पता है फिर हम कैसे हिंदुस्तान के साथ आए। हालांकि अगर आप देखेंगे 1947 में जब आज़ादी हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क़याम में आ गया। वो हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान सेक्युलर उस वक्त, अब अगर आप देखेंगे न पाकिस्तान उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, ना ये दोनों ले रहे थे, ये जो इंग्लिश लॉज थे वही उस वक्त अप्लाई थे दोनों कंट्रीज पे। तो बहरहाल शेख साहब को छोड़ा गया। इसको पता था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि अगर कोई साथ देगा वो देगा शेख साहब। महाराजा हरि सिंह जो था, ही वाज अगेन वेरी इंटीमेट टू द कांग्रेस लीडर्स इंस्टेड ऑफ जिन्ना एंड अदर्स। हालांकि वो जिन्ना की भी इज्जत करता था क्योंकि वो बड़ा नोन फिगर एक था सब कॉन्टिनेंट में। आप देखिए 40 इयर्स के बाद इसी ये जो है एमए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने टेक अप कर दिया आफ्टर 40 इयर्स व्हाट दिस ये जो था नारायण बासु एंड नाबा गोपाल मित्रा, उनकी जो थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी, उसने अडॉप्ट कर दी। उसने जो उन्होंने जो कहा था 1860 में या 65 में, जैसे वो उस वक्त थे वो सावरकर था, उसने भी इसका एक पूरा एक खाका दिया इसका टू नेशन थ्योरी का। तो उसके बाद आप देखिए जिन्ना ने अडॉप्ट कर दिया ये फिर 1944 में जब कयाम पाकिस्तान या ऐलान हुआ पाकिस्तान के कयाम का। तो बहरहाल ये तो एक ये सारा एक सिलसिला चलता गया। और शेख साहब ने 1947 में जब इसका अब फेट डिसाइड करना था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उन्होंने चुना उस वक्त हिंदुस्तान, क्योंकि शेख साहब का जज्बा था और चाहते थे कि वो हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बगल में बैठे और रहे उनके साथ, बिकॉज उनको एक किस्म की एक वीकनेस थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। मगर इरेस्पेक्टिव की ये सोचना या ये जानना या इस पे गौर करना कि आगे क्या हो सकता है, वक्त कैसे करवट ले सकता है, अगर आप किसी कौम में एक जज्बा देखते हो, एक लाइन देखते हो, उनकी एक जो उनका स्टैंड था, अगर उस पे शायद शेख साहब ने गौर किया होता, शायद एक नई एक तस्वीर होती सारे इस बर-ए-आज़म की। बहरहाल ये होना था, ये सारा किस्सा जो है अल्लाह ताला के हाथ में है ये चीज़ें। हमने माना उस वक्त कि वी आर बेटर विद एंड विल बी बेटर विद इंडिया रादर देन विद पाकिस्तान।
बहरहाल ये हुआ और इंडियन आर्मी यहाँ घुसी 27 अक्टूबर 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त उन्होंने शेख साहब को फुल अथॉरिटी दी और इनको प्राइम मिनिस्टर भी बनवाया, नॉमिनेट करवाया थ्रू दिस महाराजा हरी सिंह। हालांकि फिर हरी सिंह के साथ शेख साहब ने फिर एक रिकॉन्साइल भी किया और उनके साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात उनके रहे फिर। तो मगर अंदर से जज्बा अपना अपना था, वो उनको उसका गुस्सा था शेख साहब को, इनका गुस्सा था। खैर बहरहाल वो भी एक अपनी कहानी है, मगर इधर मुझे ये कहना है कि हमने भरपूर लबैक किया जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा। ये था एक लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी की शेख साहब के बारे में। और शेख साहब ने विद दिस इंटेंशन कि शायद कश्मीरी ठीक रहेंगे उसी हिंदुस्तान के साथ जिसका अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ये याद रखिए आप। ये 1949 में बना और जिसमें दोनों चीजें एब्सेंट थी, सोशलिज्म भी और वर्ड सेकुलरिज्म भी नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टिल 76। और हमने लबैक करके जो शेख साहब ने बोला वही किया हम लोगों ने। अब देखिए फिर अल्टीमेटली कैसे ये पनपता गया और 76 में सेक्युलर तब बना जब शेख साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। ये सेक्युलर वर्ड और सोशलिज्म वर्ड तब बना। और ये दूसरी बात, यहाँ बड़ा एक कंफ्यूजन है लोगों को, यहाँ जरा इस्लाहत पे जिसको हम कहते हैं लैंड टू टिलर, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको छीन कर लेना और उनको गरीबों को देना जो इनका ये काश्त करते थे जमीन। खैर बहरहाल वो भी एक कहानी थी, उन्होंने बेचा, वो बड़े अमीर बन गए तो वो कहानी भी खत्म हो गई, उसका मोटिव भी सारा खत्म हो गया। कहना ये है मुझे उसके बाद जो सोशलिस्ट जिसका जिसका कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिकॉज ही वाज हैविंग मार्क्स ये जो लीनिस्ट थे उसको वही शेख साहब में डाल दिए गए थ्रू बीपीएल बेदी होता था जिसने ये कश्मीर नया कश्मीर प्लान बना दिया। तो उसके बाद ये कभी हिंदुस्तान में कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं हिंदुस्तान को टिल 76 में मैडम गांधी थी। खैर मुझे ये कहना है उसके बाद आप देखिए, ये नहीं है कि आइसोलेशन में आप लोगे कि एक पर्टिकुलर एक पार्टी जिसको आरएसएस कहते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ, यही नहीं, आप जिसको भी देखोगे, अगर आप देखोगे जब सावरकर मरा 1966 में, मैडम गांधी ने उस वक्त खराज अकीदत इसको पेश किया और उनके नाम से, सावरकर के नाम से एक टिकट भी, पोस्टल टिकट भी निकाले। अगर आप देखेंगे फिर जब इनका एक बदलता गया सारा जमाना और ज्यादा ये रूट्स लेने लगे। आप देखिए जिसको कश्मीरी लीडर्स जो यहाँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, बड़ा ये एक डिफरेंट इमेज देते हैं वाजपेयी का, वो भी बड़ा जबरदस्त अपनी हिंदू सोसाइटी के लिए, जो कि बड़ा इसका ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट जो था वो भी उसके मन में था, हिंदू राष्ट्र का वो भी चाहता था। आप देखिए जितने भी लीडर्स हैं, बीजेपी के हो, जनता पार्टी के हो, वो सारे के सारे हिंदू राष्ट्र को लेके चलते थे। और आप हैरान हो जाओगे जब 77 में जनता पार्टी आ गई बरसर इक़्तिदार, चाहे उस वक्त कोई भी हो, वो सब के सब चाहते थे हिंदू राष्ट्र बनाना और वो चलता गया चलता गया। 2014 में जब चेंज आ गई और इन द शेप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो नरेंद्र मोदी साहब आ गए और मोदी साहब के जमाने से एक हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान बना, जिसने कि हालांकि उस वक्त कहने में ये जो कहते हैं लोग एनालिस्ट कहते हैं कि 31% वोट्स आ गए हजारे हिंदुस्तान में, मगर अगर आप आज देखोगे, आज तब से आज तक हो गए तकरीबन 10 और 9-10 बरस, तो आप देखेंगे इन सालों में कितना हिंदुस्तान बदल गया और किस मोड़ जा रहा है। आप देखिए अगर आप परसों की हम बात लेते हैं, यही जहाँ शेख साहब ने अगर ये सोचा होता कि इस एक विवाद होगा, एक मसला होगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पे, वो भी जम्मू में, उस मेडिकल कॉलेज में जो कि श्री माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 50 सीटें थी और उन 50 सीटों में 42 सीट्स मिली थ्रू नीट पास करके या बोपी के थ्रू, अल्टीमेटली दे गॉट इट दीज 42 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स वट एवर। तो उसके बाद इस पे बवाल हुआ, उन्होंने कहा ये हमारा है क्योंकि इसमें हमें श्रद्धा अटैच्ड है, हमारी फेथ इसमें अटैच्ड है, बिकॉज ये श्री माता वैष्णो देवी का ये कॉलेज है, एफिलिएटेड है उसके साथ। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो गए, हालांकि उमर साहब ने उनको बोला, ये यहाँ आप ये बात याद रखिए मेरे दोस्तों,
उमर साहब ने उनको कहा था, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी के हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये है, आप जाइए और इसको आप डिक्लेयर करवाइए एज़ माइनॉरिटी कॉलेज। अगर माइनॉरिटी कॉलेज होता, फिर ये इसके जो रेमिफिकेशंस होते या इसका इम्पैक्ट होता, वो डिफरेंट होता। आप देखिए, यही जो एक किस्म के जो बड़े-बड़े थिंकर्स हैं इसी बीजेपी में, आप देखिए उनका सोच कहाँ तक जाता है, कितने दूर अंदेश है वो। उन्होंने ये नहीं किया अडॉप्ट। अगर वो ये अडॉप्ट करते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। उनको निकालते बहरहाल तो ये मिलता एडमिशन इनको, या ये डिसाइड किया जाता कि ये सेशन ले गए, ऐसे ही इस एडमिशन में हो गया तो उसके बाद, मगर उन्होंने नहीं माना। वो गए और उन्होंने रिज्यू किया और कहा जाता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि इसको रिकॉग्नाइज करिए, हमको चाहिए नहीं मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू नेम इट एंड गेट इट कैटेगराइज्ड एज माइनॉरिटी कॉलेज। जब माइनॉरिटी कॉलेज नहीं उन्होंने माना, तो आप देखिए इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं कल को, जब ये क्लेम करेंगे चीफ मिनिस्टरशिप यही जम्मू वाले या यही बीजेपी वाले, तो उसको उस वक्त एक ये मिलता कि नहीं जी, आपने खुद ही अपने आप को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है थ्रू योर कॉलेज, सो दे अवॉइडेड टू हैव दिस काइंड ऑफ एक अरेंजमेंट कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है। इसीलिए उन्होंने वो अवॉइड करके अपने कॉलेज को ख़त्म कर दिया। वो चाहते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज हो वहाँ, वो चाहते हैं कि गुरुकुल हो वहाँ, जहाँ संस्कृत पढ़ाया जाए, हिंदी पढ़ाया जाए या हिंदू स्क्रिप्ट्स पढ़ाए जाए, ताकि यहाँ भी वो एक डीप अंदर एक हिंदू सोसाइटी का निर्माण हो और पनपती रहे और अल्टीमेटली एक हिंदू सोसाइटी बने, और जिसका नाम हिंदुत्व कहते हैं, वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ, जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार अंडर, अगर आप देखेंगे 1996 में 96 में भी उन्होंने डिफाइन किया है कि 5 बेंच जो था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी कहा इट इज सिंपली द वे ऑफ लाइफ एंड नथिंग एल्स। ये नहीं कर सकता है। खैर बहरहाल, दूसरी बात, ये जो हिंदुत्व वाले हैं या यही बीजेपी वाले हैं, ये चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी रिलुक होना चाहिए। शेख साहब, उनकी आज जो है एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी 120 वाली, हमको याद करना चाहिए उसका कंट्रीब्यूशन। और जैसे वो अजीम लीडर थे अपने जमाने के 1930-31 से लेकर 38 तक, वही जो उनको लोगों के मन में ख्याल था। हालांकि अगर आप हिस्ट्री को हम देखें, पलटें हम इसके पेजेस हिस्ट्री के, आप देखेंगे उसका जो मिजाज था, बड़ा तेज मिजाज का आदमी था वो। और दूसरी बात, शेख साहब का जो रवैया था वो डिक्टेटरल था। अगर आप देखोगे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, आप देखिए बिल्कुल 1948 से लेकर 53 तक बड़े डिक्टेटरल थे ये। न प्रेस की आज़ादी मानना, हालांकि ये पहले अखबार वाले थे, ये भी खुद जर्नलिस्ट थे एक ज़माने में। जब इन्होंने हमदर्द निकाला अपने नाम से, और उनके साथ प्रेमनाथ बजाज एक जर्नलिस्ट होता था, दो थे ये, इन्होंने अखबार निकाला। ही वॉज वंस अपॉन अ टाइम ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, बट ही नेवर लाइक द डिसेंट और कोई क्रिटिसिज्म इन्होंने बर्दाश्त कभी नहीं किया है। ये भी है उनकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा। बहरहाल, आज शेख साहब को 120वीं एनिवर्सरी है। अल्लाह ताला उनको आसान करे वहाँ की दुनिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और हमको भी जन्नत नसीब करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।